हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का 11th लेक्चर है। इसमें आज हम डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन और रेजोनेंस का डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक आपके 11th और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ठीक से आप इसको प्रिपेयर करें। तो आप हेडिंग डालें और ऊपर लिखें जरा फ्री ऑसिलेशन, ब्रैकेट में लिखें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन ब्रैकेट में अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। हमने जो अब तक सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में तमाम फिनोमिना पढ़े हैं, या सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, इनके सबके टाइम पीरियड निकाले हैं। ये जो फ्रिक्वेंसी आपने निकाली थी, ये सभी जो है वो फ्री ऑसिलेशन थे। उनकी ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी, इनको हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। हमने आपको जो है इसके अलावा रिंग और डिस्क, उनके भी जो है वो ऑसिलेटर के जनरल फार्मूला लिखाए हैं, जिनसे कि आप उनके जो है वो फ्रिक्वेंसी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हर बॉडी की एक अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। जो बॉडी सिस्टमेटिक है, आप उनकी फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेशन कर लेते हैं फार्मूले से। ठीक है ना। इसके अलावा आपके जो बिल्डिंग होती हैं, या कोई टेबल है, या कोई बुक है, उसके सभी के जो है वो एक अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है ना। जब आप बॉडी को ऑसिलेट कराते हैं, वहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो वो फ्रीली ऑसिलेट करता है, और उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी आप फार्मूले से या जनरल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप नोट करें, फ्री ऑसिलेशन में डिफिनेशन नोट करें, लिखें ए सिस्टम कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग इज सेड टू बी फ्री ऑसिलेशन। A system capable of oscillating is said to be free oscillation if it vibrates with its own natural frequency without help of any external periodic force। यानी बार बार फोर्स नहीं लगाएंगे, एक बार ऑसिलेट करा दिया तो ऑसिलेट होता रहेगा। Without help of any external periodic force। For example, natural frequency of spring block system is given by, आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की मालूम है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला √k/m, या 2π से डिवाइड कर दें तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखते हैं ऑसिलेशन ऑफ प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, या ऑसिलेशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, या ऑसिलेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सितार है, गिटार है, उनमें सब में स्ट्रिंग अटैच होती है। ठीक है, उनके भी ऑसिलेशन जो है वो फ्री ऑसिलेशन है जनरल में। यहां पर नीचे नोट कर दें कि फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्री ऑसिलेटर। नंबर 1, जो आप अब तक थ्योरी में पढ़ चुके हैं, इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ये आपका इनर्शिया सिस्टम और ये स्प्रिंग फैक्टर, इन दो पर डिपेंड करती है। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द इलास्टिक एंड inertial property of the oscillating system. It does not depend on the external forces. Second point, the amplitude of oscillation remains constant। इसको आप पहले भी नोट कर चुके हैं कि एम्पलीट्यूड जो है ऑसिलेशन का वो कांस्टेंट रहता है। इसके नीचे आप पैरा में नोट करें, ए फ्री ऑसिलेटर इज वन इन विच फ्रिक्शनल फोर्सेस आर टोटली एब्सेंट। आप आइडियल केस पढ़ते हैं, उसमें फ्रिक्शन फोर्स को काउंट नहीं करते हैं, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स टोटली एब्सेंट होगा। दिस मीन्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसा कि आपने एनर्जी कंजर्वेशन में देखा था कि मीन पोजीशन पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक मैक्सिमम, और कॉर्नर पर वहीं पर काइनेटिक 0 हो जाती, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है। तो टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, और एनर्जी के फार्मूले में ध्यान दिया हो कि एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी। तो जब एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी तो एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। तो वहां पर नोट कर दें, द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। इट मीन्स एन आइडियल और फ्री ऑसिलेटर विल ऑसिलेट फॉर एवर एट इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी विद कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, अपनी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा, एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, अब आप सेकंड हेडिंग डालें डैम्प्ड ऑसिलेशन। प्रैक्टिकल लाइफ में सभी ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं। लिखिए, इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल ऑसिलेटर्स आर सब्जेक्ट टू फ्रिक्शनल फोर्स। आप फ्रिक्शनल फोर्स लिख दें, यानी कि जितने भी ऑसिलेटर होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें फ्रिक्शन फोर्स जरूर लगेगा, एयर रेजिस्टेंस होगा। ए रियल ऑसिलेटर मस्ट
वर्क अगेंस्ट द डिसिपेटिव फोर्स। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं उनके अगेंस्ट में जो रियल ऑसिलेटर हैं उनको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लॉस होगी। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। इसका मतलब है कि एनर्जी ऑसिलेटर की डिक्रीज होगी, और अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द रियल ऑसिलेटर ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद टाइम। अब आप नेक्स्ट पैरा में इसकी डिफिनीशन नोट कर दें। द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम with progressively decreasing amplitude due to the presence of friction is called damped oscillation. The oscillation of a system with progressively decreasing amplitude due to the presence of friction is called damped oscillation. यहाँ पर हमने डायग्राम बना रखा है। ये स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड ए है, उसके बाद ये धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डाउन होता जाएगा। इसका जो एम्पलीट्यूड डाउन हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली डाउन होता है। उसका फार्मूला हमने नीचे नोट किया है और आगे भी बताया है। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस है डायग्राम, ठीक। एम्पलीट्यूड डाउन होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग विद रिलेशन। ये फार्मूला आप लर्न रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उसके लिए भी। A इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। टी टाइम है, मास है m, और b कांस्टेंट है, ए नॉट इनिशियल एम्पलीट्यूड है। ये धीरे धीरे एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डाउन हो जाएगा। आप t0 रखकर यहाँ देख सकते हैं, t0 पर ए नॉट एम्पलीट्यूड होगा, 1 आ जाएगी वैल्यू उसकी, ठीक है ना। अब आप इसका मैथमेटिकली जो है वो वहां पर नोट करें और लिखें। डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, हेंस फोर्स में बी रिटन। डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, हेंस फोर्स में बी रिटन। देखिए डैम्पिंग फोर्स एफ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। आप इसको लर्न रखना कि ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इसको इक्वल करेंगे, ये अपोज करता है, यहाँ पर माइनस आएगा। एफ इज इक्वल टू माइनस बी और ये वेलोसिटी v। इक्वेशन आप मोशन लिख दें, एफ इज इक्वल टू ma होता है, एक्सीलरेशन को db बाई dt, या हम डबल डेरिवेटिव में लिख सकते हैं x के, ठीक। ये वाला फोर्स आपका SHM का है माइनस kx, जो कि पहले से आपने थ्योरी में लिख चुके हैं कई बार, और ये माइनस bb है, ये फ्रिक्शनल फोर्स के ड्यू टू है, ओके। तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और डैम्पिंग अगर स्मॉल होगी तो इसलिए नोट किया है फॉर स्मॉल डैम्पिंग। सोल्यूशन ऑफ इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में इसका सोल्यूशन बनता है। x इज इक्वल टू x डिस्प्लेसमेंट है, ए नॉट ई टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन 2m साइन ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा। ओमेगा डैश यहाँ पर अब ये न्यू फ्रिक्वेंसी है, जबकि डैम्पिंग फोर्स लग रहा होगा उस समय फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। ये जो फ्रिक्वेंसी थी ये बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है ओमेगा नॉट रूट के ओवर एम। अब फ्रिक्वेंसी ओमेगा डैश होगी और फेज डिफरेंस डेल्टा होगा, ठीक। इसमें जो ओमेगा डैश है इसकी वैल्यू ये आती है, इसको आप लर्न रखें, रूट के ओवर एम माइनस बी अपॉन ट्वाइस एम का होल स्क्वायर। यहाँ पर बी कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट है, एम मास है, के ओवर एम की वैल्यू यहाँ से निकालें, ओमेगा नॉट का स्क्वायर होगा, इसलिए के ओवर एम की जगह ओमेगा नॉट का स्क्वायर पुटअप कर दिया। आप ठीक से यहाँ पर देखें, माइनस होने की वजह से इस टर्म की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और इसका मतलब है कि ओमेगा डैश जो है वो लेस देन ओमेगा नॉट होगा। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि जब आप डैम्पिंग फोर्स को लगा देते हैं, यानी हम अगर डैम्पिंग फोर्स को काउंट करें, उस समय जो फ्रिक्वेंसी होती है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से थोड़ी कम होती है, ठीक है। और ये बात यहाँ फार्मूले से क्लियर है। अगर बी को जीरो कर दें, यानी हम डैम्पिंग को अगर जीरो कर दें या निग्लेक्ट कर दें, तो उस समय ओमेगा डैश ओमेगा नॉट के इक्वल होगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी। और एम्पलीट्यूड यहाँ पर ये आ चुका है इसका, ये फार्मूला हमने यहाँ पर भी नोट किया है। एम्पलीट्यूड इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टू डिक्रीज होगा, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि डैम्पिंग को लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहां पर जो है, यहां एक पॉइंट नीचे और नोट कर देना, द डैम्पिंग फॉर विच ऑसिलेशन जस्ट सीजेस, द डैम्पिंग फॉर विच ऑसिलेशन जस्ट सीजेस इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। अगर डैम्पिंग बहुत ज्यादा होगी ना, तब तो बॉडी ऑसिलेट ही नहीं करेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा तो तुरंत रुक जाएगी, ठीक है। एक प्रैक्टिकल केस में क्रिटिकल डैम्पिंग है, यानी कि ऑसिलेट करते करे रहे,
द डैम्पिंग फॉर विच ऑसिलेशन जस्ट सीजेज इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। ऐसा है कि डैम्पिंग का कहीं कहीं पर यूज भी होता है, जैसे आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वगैरह होते हैं, उसमें जो पॉइंटर होता है ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू फोर्स लगता है, आपको रीडिंग लेनी होती है। तो मान लीजिए 3 एम्पियर रीडिंग है एमीटर की, तो वो 3 पर जाके रुक जाना चाहिए तुरंत, समझ गए। नीचे उसमें स्प्रिंग लगी होती है वहां पर, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि जब जो उसे डिफ्लेक्ट करता है पॉइंटर को, तो वो ओवरशूट कर जाती है। जैसे 3 एम्पियर है तो 3 से ओवरशूट कर जाएगी। जितनी जल्दी वो रुक जाए उतना बेटर है, समझ गए ना। तो वहां पर डैम्पिंग की जरूरत भी है, जिससे डैम्प आउट हो जाए ऑसिलेशन उसका जल्दी, समझ गए ना। अब इसके बाद आप लिखें, हेडिंग डालें, फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब यह है कि हम किसी बॉडी में बाहर से फोर्स लगाएं और उसको अपनी फ्रीक्वेंसी से उसको ऑसिलेट कराएं, बाहर से फोर्स लगाकर। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब किसी बॉडी पर आप बाहर से फोर्स लगाते हैं और उसको ऑसिलेट कराते हैं, तो वो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है जो फ्रीक्वेंसी आप बाहर से जो लगा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फोर्स्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी से बॉडी ऑसिलेट करती है फोर्स्ड ऑसिलेशन में। तो जरा आप डिफिनीशन नोट करें पहले, देखिए, व्हेन ए बॉडी ऑसिलेट विद द हेल्प ऑफ, व्हेन ए बॉडी ऑसिलेट with the help of, when a body oscillate with the help of external periodic force, when a body oscillate with the help of external periodic force with a frequency different from, with a frequency different from natural frequency, with a frequency different from natural frequency, natural frequency of the body, its oscillations are called forced oscillation of the body, its oscillations are called forced oscillation. For example, oscillations are set up in the table. For example, the oscillations are set up in the table when the stem of vibrating tuning fork, when the stem of vibrating tuning fork is pressed against the top of table, is pressed against the top of table. लिखा, नीचे लिखें नेक्स्ट लाइन से। देखिए, सपोज एफ इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, force is applied to a body. Suppose F is equal to F naught sin omega t, force is applied to a body of mass m on which a restoring force minus kx, on which a restoring force minus kx एंड डैम्पिंग फोर्स माइनस BV, जो कि अभी लिखा था, इज एक्टिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सच ए बॉडी, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सच ए बॉडी इज गिवन बाई, आगे देखें आप बोर्ड में, हमने ऊपर लिख दिया है फोर्स्ड ऑफ ऑसिलेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, एफ होता है एम ए हो गया dB बाई dt, आप नोट करें dB बाई dt। हमने दोनों फोर्स आपको पहले बता चुके हैं, एक माइनस kx लगेगा और दूसरा फोर्स माइनस BV लगेगा, आप नोट करें।
फोर्स माइनस के एक्स लगेगा माइनस बी बी लगेगा, और ये फोर्स आपका हमने पीरियोडिक फोर्स बाहर से लगाया है एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये आपकी सेकंड ऑर्डर की वही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी कॉम्प्लिकेटेड, और इसका जो हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो आपकी जो इक्वेशन आती है वो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स ये आएगा टर्म में। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एक नई फ्रिक्वेंसी ओमेगा हो गई है। ठीक, ना ये ओमेगा डैश है जो पहले लिख चुके हो, ना ओमेगा नॉट, और थीटा एक फेज एंगल आ गया। ये फेज एंगल किसके बीच में है? ये फोर्स की इक्वेशन थी, इसका इनिशियल फेज 0 है और यहाँ पर फेज थीटा है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्स एंड अप्लाइड फोर्स है। इसका जो एम्पलीट्यूड ए यहाँ पर लिखा गया है उसकी वैल्यू ये आती है एफ नॉट बाई एम। एफ नॉट ये लिखा है, एम मास है, ओमेगा इसकी फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर। ठीक, यानी जिस फ्रिक्वेंसी से एक यहाँ पर, और आप ध्यान दें इस पॉइंट पर कि ये जो ओमेगा फ्रिक्वेंसी थी, ये जो हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो बाहर से फोर्स लगाया है ये उसकी फ्रिक्वेंसी है। और इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है कि जो रिजल्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का उसकी फ्रिक्वेंसी यही होती है। इसका मतलब उस समय जो बॉडी ऑसिलेट करेगी वो उसी फ्रिक्वेंसी से करेगी जिस फ्रिक्वेंसी को आपने बाहर से लगाया है। समझ गए ना बात, दोनों सेम है। यहाँ एम्पलीट्यूड इससे ये आता है, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, बी ओमेगा अपान एम का होल स्क्वायर है। यहाँ ओमेगा नॉट रूट के बाई एम था, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी है जिसको हम आप पहले नोट कर चुके हैं। ये फिनोमेना जब होगा एम्पलीट्यूड का, जब डेसिपेटिव फोर्स भी है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स भी है ना, दोनों है, और रिस्टोरिंग तो होगा ही, ये सिस्टम कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड अगर हम बी को अपसेंट कर दें, यानी कि डेसिपेटिव फोर्स नहीं है, यानी बी को 0 कर दें, तब ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, तब एम्पलीट्यूड ये आएगा। ठीक, इस समय ध्यान रखना है इन दो पॉइंट को कि थीटा यहां पर अगर अब्सेंस है बी तो थीटा 0 होगा अगर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट से लेस देन है, यानी कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कम है तो फेज एंगल 0 आता है, यानी कि ये दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक, और जनरल में फ्रिक्वेंसी कम होती है इसलिए वो सेम फेज में होते हैं दोनों। अभी बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम फेज में होंगे। अगर ओमेगा ग्रेटर देन हो तब ये पाई के इक्वल होता है। ठीक, इसका हमने सभी केस के डायग्राम यहां पर बना रखे हैं। ये एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, वैसे ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वो है। यहां पर ध्यान दें, ये फ्रिक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इस पॉइंट पर यहां पर देखें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां पर हमने लिख दिया है ये वेरी लार्ज डैम्पिंग, अगर डैम्पिंग बहुत ज्यादा होगी ये तब का केस है। अगर डैम्पिंग को कम करते जाएंगे तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक, और अगर डैम्पिंग अनडैम्प्ड हो जाएगा तो सीधे एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है। आप यहां मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि अगर ओमेगा ओमेगा नॉट के इक्वल होगा उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, यानी कि इनफाइनाइट होगा। हम उस फ्रिक्वेंसी को, ओमेगा किसकी फ्रिक्वेंसी थी जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो फ्रिक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो गई तो उस समय आपका जो ये एम्पलीट्यूड है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। हम उस फ्रिक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आप बोलते हैं, इसीलिए हमने ओमेगा नॉट या यहाँ ओमेगा आर लिख दिया है। आर का मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से है। ठीक है ना, तो यहां पर आप जरा थोड़ा सा नोट करें। इसके बाद ये आपने लिख लिया ना फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला, ये फार्मूला ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी अपान 2m, यहां पर एम्पलीट्यूड का आप लिख चुके हैं। ठीक है ना, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर ये वाला, ठीक है ना, ये दोनों जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तब भी एम्पलीट्यूड यहां पर मैक्सिमम होगा, लेकिन जब डैम्पिंग नहीं होगी तो इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ गए होंगे बात आपको अच्छी तरह से। ठीक है ना, यहां पर जरा नोट करें थोड़ा सा, लिखिए इफ वी change the angular frequency omega, if we change the angular frequency omega of the applied force, if we change the angular frequency omega of the applied force, this amplitude change and becomes maximum, amplitude change and becomes maximum when omega is equal to omega naught, omega is equal to
ओमेगा डेस लिखना, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डेस। ओमेगा डेस का फार्मूला आप पहले लिख चुके हैं। लिखिए दिस क्योंकि यहां पर अभी फ्रिक्शन है, लग रहा है, ठीक है ना। दिस ऑसिलेशन इज कॉल्ड, ओमेगा डेस की वैल्यू मालूम है ना, कितनी थी, रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी अपॉन ट्वाइस एम का होल स्क्वायर, ठीक। दिस ऑसिलेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस तब भी होगा जब डैम्पिंग है, लेकिन जब डैम्पिंग नहीं है तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है। रेजोनेंस तो यहां पर भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन अगर आपका जो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा पर्टिकुलर केस में, जबकि डैम्पिंग जीरो होगी, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे बात। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस फॉर स्मॉल डैम्पिंग। फॉर स्मॉल डैम्पिंग ओमेगा डेस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। Omega dash is equal to omega naught, and resonance occurs when applied frequency. Resonance occurs when applied frequency is almost equal to natural frequency. Is almost equal to natural frequency. ठीक है ना। यहां एक बात याद रखना, कभी बाद में पूछी जाएगी, जब ये डैम्पिंग ज्यादा है तो यहां पर देखना ये फ्लैट है। फ्लैट का मतलब ये थोड़ा कर्व ऐसे है। डैम्प जैसे जैसे डैम्पिंग को आप जो है वो कम करते जाएंगे तो यहाँ शार्प हो जाएगा। इस सर्किट को बोलते हैं बहुत शार्प है। शार्प का मतलब है कि ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, अगर इससे थोड़ा चेंज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में बहुत तेजी से चेंज आएगा, एम्पलीट्यूड, है ना, बहुत तेजी से चेंज। जो कहेंगे ये वाला ऊपर वाले शार्प होते हैं, नीचे वाला फ्लैट है, ठीक है ना। तो क्या लिखा, वी सी दैट, हाँ क्या लिखा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन, क्या लिखा बोले, रेजोनेंस अकर्स व्हेन द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लिखा, देखिए, इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, एम्पलीट्यूड इज लार्ज, रेजोनेंस इज शार्प in this case. Resonance is sharp in this case. फिर लिखा नेक्स्ट पैरा में, if damping were ideally zero, if damping were ideally zero, the amplitude of forced vibration would be infinite. Amplitude of forced vibration would be infinite. नीचे लिख देना, स्मॉलर द डैम्पिंग शार्पर द रेजोनेंस। स्मॉलर द डैम्पिंग शार्पर द रेजोनेंस। हम यहां पर ये दो कर्व बना रहे हैं फिर से, इसमें आपको कुछ पॉइंट नोट करने, यही वाले जो कर्व तुमने यहाँ बनाए हैं, ये कर्व कुछ इस तरह का है। यहाँ पर थोड़ा ये कांस्टेंट हो जाता है, ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस है, यानी ओमेगा नॉट ओमेगा आर के इक्वल आर, ठीक है। ये आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया यहाँ पर। फिर से बनाए जरा डायग्राम। यहाँ पर नेचुरल है, इधर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ठीक है ना। बीच में जो आपने लाइन खींची है, इधर जो एम्पलीट्यूड आपका आ रहा है यहाँ पर ए, वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होता है, और यहाँ ए नियरली कांस्टेंट होता है, नियरली कांस्टेंट। जो थीटा है आपका फेज एंगल, वहां पर थीटा वर्सेस ओमेगा, वो अभी लिखाया था, जीरो होता है, फिर ये टर्न होके तुरंत यहां पर ये पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाई/2। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये है, थीटा फेज एंगल है, बीच में बनाना पाई/2। नेचुरल है, ये मैथमेटिकल रिजल्ट है।
दोनों डायग्राम बना लें। ये डायग्राम कब के लिए है? ये रेजोनेंस का केस है, पर्टिकुलर केस, ठीक है ना। जब फोर्स्ड ऑसिलेशन जब बाहर से लगाएंगे तो रेजोनेंस का मतलब है कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा। इस पर जरा 2-3 पॉइंट नोट कर दें, फिर हम रेजोनेंस लिखाते हैं आपको। डैम्प्ड ऑसिलेशन में जैसे आप किसी स्प्रिंग में किसी ब्लॉक को लगाकर उसको वाटर में डिप कर दें तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, क्योंकि उसमें बार बार अब थ्रस्ट लगेगा ना नीचे ऊपर जाने में, या वाटर का फ्रिक्शन भी लगेगा, ठीक है ना, तो वो रुक जाएगा जल्दी। लिख लिया? लिखिए नीचे फर्स्ट पॉइंट, लिखिए एम्पलीट्यूड is independent of omega while in the region omega greater than omega naught, while in the region omega greater than omega naught, omega greater than omega naught, it falls with omega square, it falls with omega square. Next point, resonance occurs at frequency slightly lower than omega naught. Resonance occurs at frequency slightly lower than omega naught. देखा? थर्ड पॉइंट, displacement always lag behind the driving force. Displacement always lag behind the driving force in phase by an angle theta, in phase by an angle theta, whose value depends on omega, whose value depends on omega at resonance theta is equal to pi by 2, at resonance theta is equal to pi by 2, डायग्राम में बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, phase suddenly change from 0 to pi at resonance, phase suddenly change from 0 to pi at resonance without damping, अगर डैम्पिंग नहीं है, without damping, in real oscillator यानी कि फ्रिक्शन जरूर होगा रियल ऑसिलेटर, इन रियल ऑसिलेटर डिस्प्लेसमेंट लैग बिहाइंड, इन रियल ऑसिलेटर डिस्प्लेसमेंट लैग बिहाइंड बाई अप्लाइड फोर्स, लैग बिहाइंड बाई अप्लाइड फोर्स बाई 90 डिग्री, बाई पाई बाई 2 लिख दो। जरा यहां डायग्राम में देखें, जब फ्रिक्शन फोर्स होगा, ध्यान दें फ्रिक्वेंसी इससे कम होती थोड़ा सा, और इस समय ये लैग बिहाइंड करेगा, नीचे है, ठीक है ना। अब हेडिंग डालें रेजोनेंस, रेजोनेंस देखिए, व्हेन ए बॉडी ऑसिलेट with its, when a body oscillate with its on natural frequency, when a body oscillate with its on natural frequency, omega naught, with the help of an external periodic force, with the help of an external periodic force whose frequency omega
whose frequency omega is equal to the natural frequency, whose frequency omega is equal to the natural frequency omega naught of the body, then oscillations are called resonant oscillations. Oscillations are called resonant oscillations. If omega is equal to omega naught and friction, and there is no friction, and there is no friction, यानी कोई डेसिपेटिव फोर्स नहीं है, एम्पलीट्यूड बिकम्स इनफाइनाइट, एम्पलीट्यूड बिकम्स इनफाइनाइट, बट ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, but due to resistive force, energy is continuously dissipated. Due to resistive force, energy is continuously dissipated. Hence amplitude has very large value. Hence amplitude has very large value. Infinite नहीं होगी, very large value. Hence amplitude has very large value. For example, आप डायरेक्ट लिख दें सोनोमीटर. सोनोमीटर में एक स्ट्रिंग अटैच होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेपर का एक पीस लेकर उसके वायर के ऊपर रख देते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराकर उसमें टच कराते हैं. जब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो उसका जो वायर होता है उसका एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, पेपर का जो पीस होता है वो नीचे गिर जाता है. ठीक है ना, उसी में रीडिंग ले लेते हैं. तो इसके रेजोनेंस के प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर बुक से थोड़ा देख लेना कि जैसे ये मान लीजिए कोई ये वायर है और वायर में ये दो सिंपल पेंडुलम लगा दिए. एक सिंपल पेंडुलम इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है. ये ए बी सी डी ये सभी बुक्स में बना रहता है, डायग्राम बना है. आप अगर ए को ऑसिलेट कराएंगे, ठीक, इसको ऑसिलेशन करा के छोड़ दीजिए, तो क्या होता है कि जो सी और डी है उनमें तो फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा. क्यों? इन दोनों की फ्रिक्वेंसी इसके इक्वल नहीं है. यानी जिस फ्रिक्वेंसी से ये ऑसिलेट करेंगे उसी से ये उस फ्रिक्वेंसी से ये करेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन. ठीक है ना. लेकिन बी और ये दोनों मैच कर रहे हैं. इसके एम्पलीट्यूड कम रहते हैं लेकिन इसका एम्पलीट्यूड इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाता है. यानी क्यों? क्योंकि इसकी दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है. क्योंकि लेंथ सेम है तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी सेम है. तो इनमें फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा और इनमें नेचुरल होगा, यानी रेजोनेंस होगा. तो एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहे हैं, बुक्स में दिए हैं आपके यहाँ, तो उनको आप जरूर यूज करें. और जरा एक और नोट करें, थोड़ा लिखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ रेजोनेंस. एक्सप्लेनेशन ऑफ रेजोनेंस देखिए, व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक एक्सपेरिमेंट आप लोग उसमें साउंड वाले में भी करते हैं. देखो, या जनरल समझ लें. जैसे देखो, ये कोई मान लीजिए वो है वाटर का कंटेनर है, अंदर से खाली है, आप इसमें वाटर को डालें धीरे धीरे. ठीक, एक ट्यूनिंग फॉर्क को लाएं, उसको साउंड प्रोड्यूस करके उसमें यहाँ पर ले आए वाइब्रेट करके. ठीक, वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा. जैसे ही इसके अंदर जो एयर कॉलम होगा उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करेगी किससे? आपने जो यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क लाए हैं इसमें से बहुत तेज साउंड आने लगती है. समझ गए ना. तो अब पहले नहीं आए, पहले धीरे धीरे आएगी साउंड. जैसे ही वाटर आप भरते जाएंगे एकदम से साउंड तेज हो जाएगी. तो प्रैक्टिकल में बहुत सारे एग्जाम्पल है. एक आपके यहाँ रेजोनेटर दिया है, वो एक तरह से बैलून की तरह है. उसमें क्या होता है कि बाहर से जो साउंड आती है और जो अंदर एयर फिलअप है उसकी फ्रिक्वेंसी जब बाहर के साउंड की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है तो उसमें होल है एक साइड को, तो सुनते हैं तो एकदम से एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा, यानी साउंड तेज हो जाती है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, आपको उनको मालूम होना चाहिए.
ठीक है ना। तो जरा लिखें, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, when the frequency of external force is equal to natural frequency of the body, then at each step then at each step the force is in phase, force is in phase with the oscillating body, force is in phase with the oscillating body. Hence successive impulse given, hence successive impulse given by the periodic force, successive impulse given by the periodic force to the body are added up and increase the amplitude of, added up and increase the amplitude of oscillation continuously, increase the amplitude of oscillation continuously. नेचुरल है कि आप बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, और आप बार बार फोर्स लगा रहे हैं उसमें एक ही फेज में, मीन पोजीशन पर आया फोर्स लगा दिया फिर लगा दिया, तो जो बार बार पीरियोडिक फोर्स लगेगा तो नेचुरल है कि उसका ऑसिलेशन ज्यादा हो जाएगा, समझ, और दोनों मैच कर रहे हैं, सेम फेज में है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है ना। देखिए, बट विद इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, बट विद इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड एयर रेजिस्टेंस, बहुत सारे फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रिंग है वो भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, जिससे तुमने सस्पेंड किया है वहां भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लिखा, बट विद इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड द एयर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज सो दैट लॉस ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस, सो दैट लॉस ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस। नेचुरल है कि फ्रिक्शन होगा, एनर्जी का लॉस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस, फाइनली ए स्टेज इज रीच्ड, फाइनली ए स्टेज इज रीच्ड when energy supplied, when energy supplied by the external force, when energy supplied by the external force becomes equal to the energy lost by the body, to the energy lost by the body। इस समय क्या होगा, जो एनर्जी आप बाहर से दे रहे हैं उतनी लॉस हो रही है, इसका मतलब एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, ठीक है ना। लिख दीजिए, दिस स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, दिस स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड ए लिटिल बिफोर द एम्पलीट्यूड, दिस स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड ए लिटिल बिफोर the amplitude becomes very large। लिखा, और नेचुरल है कि अगर डेसिपेटिव फोर्स नहीं होंगे तो यही एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा। एक और एग्जांपल रेजोनेंस का आप लोग बहुत जनरल लाइफ में यूज करते हैं, पहले उसमें रेडियो में भी था, कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं टीवी में या किसी में भी, उनमें इंडक्टर और कैपेसिटर है, जो 12th में पढ़ेंगे हम लोग, उनकी भी एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। क्या होता है कि जैसे कोई सिग्नल है एटमॉस्फेयर के अंदर, आपको मालूम है कि जितने भी आप ब्रॉडकास्ट होते हैं सिग्नल, वो सभी है प्रेजेंट है, ठीक है ना। आपके क्योंकि सभी जो है वो प्रोग्राम आते रहते हैं, आप जो भी प्रोग्राम ऑन करेंगे वो आ जाएगा, तो सभी फ्रीक्वेंसी नेचर में हैं, अवेलेबल हैं। तो आपका जो आप चैनल को चेंज करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी और जो ब्रॉडकास्ट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच कर गई उसको कैच कर लेता है, एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, ठीक है ना। वही प्रोग्राम आपका उसी उसमें आ जाएगा चैनल पर। तो वो भी एग्जाम्पल इसी का है, ट्यूनिंग का, ट्यूनिंग बोलते हैं। और भी रेडियो में भी पहले ऐसे ही था कि उसमें नॉब लगी होती थी, नॉब लगाने से उसमें कैपेसिटी चेंज होती थी, तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जैसे सेटअप हुई वो तुरंत जो है वो जो भी प्रोग्राम आ रहा है उसको कैच कर लेता था। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितने प्रोग्राम है उनकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है सबकी,
ठीक है ना, आपके सिस्टम की फ्रिक्वेंसी से मैच करेगी तो वो प्रोग्राम आपका आएगा उसी चैनल पर। आप समझ गए होंगे ना। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, मैकेनिकल सर्किट में, सभी जगह इसका बहुत यूज है रेजोनेंस का। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये आपका कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके एक एक पॉइंट को क्लियर करना, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।